Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So this is my first video. तो यहाँ से I will be starting a series of direct text जिसमें हम एक एक करके सारे chapters cover करेंगे. So today I will be starting with the chapter of assessment of companies. So assessment of companies means computation of tax liabilities of company, right? तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मीनिंग ऑफ कंपनी एज पर इनकम टैक्स एक्ट, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनीज, रेजिडेंस ऑफ कंपनीज, स्लैब्स ऑफ इनकम टैक्स एंड एट द एंड प्रोविजंस ऑफ मैट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए कंपनी के बारे में. जैसे कंपनी इज इंक्लूडेड अंडर द टर्म पर्सन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. ठीक है, कंपनी को पर्सन माना जाता है एज पर इनकम टैक्स एक्ट. Company is treated as a juristic person that has a separate and independent identity from its shareholders. तो कंपनी को एक ज्यूरिस्टिक पर्सन माना गया है, मतलब एज पर द लॉज कंपनी को एक पर्सन माना गया है जो कि जिसकी एग्जिस्टेंस अलग है उसके शेयर होल्डर्स से. कंपनी इंजॉय करती है अपने डिडक्शंस को, इंसेंटिव्स को, और जो कंपनी जो टैक्स पे करती है उसे क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट टैक्स. तो अब हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी एज पर इनकम टैक्स एक्ट. तो कंपनी डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, कंपनी इंक्लूड्स एनी इंडियन कंपनी. सेकेंड पॉइंट, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन विद इन और आउटसाइड इंडिया एज पर द लॉज. मतलब कोई भी फॉरेन कंपनी. नंबर 1 पे कोई भी इंडियन कंपनी, फिर कोई भी फॉरेन कंपनी. थर्ड पॉइंट कहता है कोई भी कंपनी जो कि आई हो, जो कि इनकॉर्पोरेटेड हो इनकम टैक्स एक्ट 1922 में, या फिर आई हो, या फिर वो असेस हुई हो 1970 में या फिर उससे पहले. और लास्ट पॉइंट कहता है कि सीबीडीटी ने अपना कोई स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर पास करके उस डिक्लेयर किया हो कि ये कंपनी है. तो 4 पॉइंट्स हो गए हमारे. नंबर 1 इज कोई भी इंडियन कंपनी. सेकेंड पॉइंट कोई भी फॉरेन कंपनी. थर्ड पॉइंट इज कि कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1922 और असेस्ड टू बी अ कंपनी फ्रॉम 1970 और बिफोर दैट. और लास्ट पॉइंट कहता है कि सीबीडीटी ने जिसको डिक्लेयर कर दिया कंपनी. तो सीबीडीटी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. सो नाउ लेट्स सी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी. तो कोई भी कंपनी रेजिडेंस इंडिया की जब कहलाती है, उसके जब वो 2 में से कोई एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. तो वो 2 कंडीशंस हैं, या तो वो इंडियन कंपनी हो या फिर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट यानी पोयम इंडिया में हो. तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है कि उसका मैनेजमेंट इंडिया में हो, या फिर उसका हेड ऑफिस इंडिया में हो, उसके ऑपरेशंस इंडिया में होते हो. तो दोनों में से अगर वो, चाहे फर्स्ट पॉइंट में तो वो इंडियन कंपनी है, अगर वो इंडियन कंपनी नहीं भी है तो उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर इंडिया में है तो देन इट विल बी कॉल्ड एज अ, उसका रेजिडेंस इंडिया का कहलाएगा. सो नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ कंपनीज. तो टाइप्स ऑफ कंपनीज में सबसे पहले आती हैं कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड. मतलब पब्लिक इंटरेस्टेड होती है जिसके शेयर्स लेने में. तो पहला पॉइंट है कंपनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई और एटलीस्ट 40% शेयर्स आर हेल्ड इधर जॉइंटली और सेपरेटली बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई. मतलब या तो वो कंपनी गवर्नमेंट की हो या फिर आरबीआई की हो, या फिर उसमें एटलीस्ट 40% शेयर्स या तो गवर्नमेंट के हों या फिर आरबीआई के हों, या उन दोनों के पास मिला के टोटल 40% शेयर हो उस कंपनी का. सेकेंड पॉइंट क्या आता है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. तो कोई भी कंपनी है जो रजिस्टर्ड है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में. नेक्स्ट इज कंपनी डिक्लेयर्ड एज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कंपनी बाय द जनरल और स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ सीबीडीटी. ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने उसे डिक्लेयर कर दिया हो सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कंपनी. फोर्थ पॉइंट इज म्यूचुअल बेनिफिट्स फाइनेंस कंपनी. तो म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी वो होती है जिसके मेंबर्स कंपनी क्रिएट करते हैं फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस. नेक्स्ट, कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ वोटिंग पावर इज हेल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज. तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास एटलीस्ट 50% वोटिंग राइट्स हो.
कंपनी इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड शेयर्स आर लिस्टेड अंडर स्टॉक एक्सचेंज, या वो कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी ना हो और उसके शेयर्स जो हों लिस्टेड हों स्टॉक एक्सचेंज में। कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड एटलीस्ट 50% और 40% इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, जिसके 50% शेयर्स गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी के कॉर्पोरेशन के पास हो और 40% इन केस अगर वो इंडस्ट्रियल कंपनी है। नेक्स्ट हमारी आती है वाइडली हेल्ड कंपनी। तो वाइडली हेल्ड कंपनी हम कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड को ही बोलते हैं, तो ये इसी का दूसरा नेम है वाइडली हेल्ड कंपनी। नेक्स्ट है क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो क्लोजली हेल्ड कंपनी आर दोज कंपनीज इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो बेसिकली दीज आर द प्राइवेट कंपनीज। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन हमारी आती है किसकी, इंडियन कंपनी की। तो इंडियन कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 26। तो इंडियन कंपनी एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 मीन्स अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 एंड इंक्लूड्स, ठीक है, रजिस्टर्ड हो कंपनीज एक्ट 1956 में और इंक्लूड्स द फॉलोइंग पॉइंट्स। नंबर 1, एनी कंपनी फॉर्म्ड अंडर एनी अदर फॉर्मल लॉ, ठीक है, पिछले किसी लॉ के अंडर कोई भी कंपनी बनी है तो दैट विल बी इंडियन कंपनी। कोई भी इंडियन फॉर्मल इंडियन लॉ, इससे पहले का कोई इंडियन लॉ है, ठीक है, उसके सब पॉइंट्स हैं 2 कि एनी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल या फिर स्टेट या फिर प्रोविंशियल एक्ट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल एक्ट पास करके किसी कंपनी को डिक्लेयर कर दिया, या फिर एनी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड टू बी अ CBDT, ठीक है, या फिर CBDT ने अपना ऑर्डर पास करके एक किसी कंपनी को इंडियन कंपनी डिक्लेयर कर दिया हो। इन केस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनी लॉ बीइंग इन फोर्स एट दैट टाइम इन दैट स्टेट, तो जम्मू कश्मीर में जो उस टाइम पर लॉज रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरेटेड हुई कंपनी भी इंडियन कंपनी कहलाती है। और इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौंडीचेरी, अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन दैट यूनियन टेरिटरी। तो ऐसे ही सेम केस है यूनियन टेरिटरीज का कि वहाँ पर जो लॉ रहे हैं एज पर द टाइम उनमें इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज भी इंडियन कंपनीज हैं। तो नंबर 1 पे हमने देखा कि जो कंपनीज एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड कंपनीज है वो इंडियन कंपनी है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उससे पहले जो इंडियन लॉज थे उनमें रजिस्टर्ड कंपनीज इंडिया में इंडियन कंपनीज हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने या फिर किसी स्पेशल एक्ट के थ्रू कोई कंपनी बनी है इंडियन एक्ट के थ्रू तो वो इंडियन कंपनी है। किसी CBDT ने डिक्लेयर कर दिया तो वो कंपनी है। और स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में और यूनियन टेरिटरीज में वहाँ के लॉज के अकॉर्डिंग बनी हुई कंपनीज हैं, इंडियन कंपनीज हैं। सो दिस इज़ अबाउट इंडियन कंपनी। नेक्स्ट हमारी आती है डोमेस्टिक कंपनी। तो डोमेस्टिक कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 22A। तो डोमेस्टिक कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 22A वो होती है जो कि या तो इंटरेस्ट पे करती है अपनी इनकम पर इंडिया में, या फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर या पे करती है इंडिया में, राइट। तो दिस इज अबाउट डोमेस्टिक कंपनी। नेक्स्ट हमारी आती है फॉरेन कंपनी। तो फॉरेन कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 23A। तो मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। तो जो कंपनी डोमेस्टिक नहीं है तो वो कंपनी क्या है, फॉरेन कंपनी। लास्ट हमारी आती है इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी वो होती है जिसकी इनकम ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट से होती है। सो इन्वेस्टमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी whose gross total income consists of income chargeable mainly from the heads of income from house property, income from capital gain, income from other sources। तो मतलब ज़्यादातर उसकी जो इनकम होती है वो इन्वेस्टमेंट का पैसा होता है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया उससे रिटर्न्स आ रहे हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो दिस इज अबाउट इन्वेस्टमेंट कंपनी। नेक्स्ट हमारा आता है स्लैब्स ऑफ इनकम टैक्स। सो लेट्स सी, और सरचार्ज है 10% और फॉरेन कंपनीज पर टैक्स है 40%। और अगर उनकी इनकम है रॉयल्टी इनकम, ठीक है, या फिर वो गवर्नमेंट को कोई टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कर रही है तो उनकी इनकम पर टैक्स है 50%। इनकम फ्रॉम लॉटरी और हॉर्स रेसिंग पर टैक्स है 30%।
हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इंक्लूडिंग सरचार्ज, तो सरचार्ज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमारा लगता है 4%, और सरचार्ज फॉर टर्नओवर अप टू 10 करोड़, ठीक है। अगर 10 करोड़ तक का टर्नओवर है किसी डोमेस्टिक कंपनी का तो वो 7% सरचार्ज पे करेगी, और 10 करोड़ से ज़्यादा है तो वो 12% सरचार्ज पे करेगी। और यही हम बात करते हैं, अगर 10 करोड़ तक का टर्नओवर है किसी फॉरेन कंपनी का तो वो 2% तक का सरचार्ज पे करेगी, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा का उसका टर्नओवर है तो वो 5% का सरचार्ज पे करेगी। तो ये थे हमारे स्लैब रेट्स इनकम टैक्स के। सो नाउ लेट्स सी द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो जैसे कि हम एक इंडिविजुअल की टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करते हैं 5 हेड्स ऑफ इनकम को की क्लबिंग करके, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इन सब का टोटल करते हैं। बट कंपनी के केस में क्योंकि सैलरी तो होगी नहीं, तो रिमेनिंग जो 4 हेड्स ऑफ इनकम है उन सबको हम ऐड करेंगे। उसके बाद उसके बाद हमें जो भी इंटरेस्ट हमें पे करना है वो उसे सब्ट्रैक्ट करके आफ्टरवर्ड्स जो भी डिडक्शंस अलाउड हैं गवर्नमेंट की साइड से उन्हें सब्ट्रैक्ट करके जो अमाउंट आएगी, जो इनकम आएगी, उस पर हम चार्ज करेंगे टैक्स रेट को, ठीक है। अगर डोमेस्टिक कंपनी है तो 25%, अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ तक है, और अगर उससे ज़्यादा है तो 30%, और अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो अगर डोमेस्टिक कंपनी है 400 करोड़ तक का टर्नओवर है तो 25%, उससे ज़्यादा है तो 30%, और फॉरेन कंपनी के केस में 40% टैक्स हम चार्ज करेंगे। तो चार्ज करने के बाद जो अमाउंट आएगी दैट विल बी द नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो ये हमने निकाल ली। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद एक टर्म आती है मैट, ठीक है, MAT। तो इसकी फुल फॉर्म है मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कंपनी के बुक प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करके उस पर एक चार्ज लगाते हैं मैट। तो कंपनी के पहले बुक प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे, तो मैट का जो चार्ज है राइट नाउ इट इज़ 15% फॉर दिस ईयर। तो बुक प्रॉफिट्स निकाल के उसका 15% जो भी आएगा, ठीक है, जो भी अमाउंट आएगी उसे कंपेयर करेंगे हम जो हमने पहले टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करी है, ठीक है। अगर वो सपोज आती है 4 लाख और मैट वाली हमारी टैक्स लायबिलिटी आती है 5 लाख, तो हाईएस्ट ऑफ द टू विल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, ठीक है। तो 4 लाख और 5 लाख में से क्योंकि मैट वाली हमारी सपोज ज़्यादा आ गई तो हम मैट वाला टैक्स पे करेंगे। अगर इन केस अगर वो होती 4 लाख और हमारी पहले वाली होती 5 लाख तो हम वो वाली पे करते। तो हाईएस्ट ऑफ द टू विल बी द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी। सो आफ्टर द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एक टर्म आती है मैट क्रेडिट। तो मैट क्रेडिट क्या होता है, तो मैट क्रेडिट वो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो हमने पे की है, मतलब जो हमारा इनकम टैक्स पहले वाला था और जो मैट में जो हमारी एक्स्ट्रा अमाउंट आई थी, मतलब 4 लाख हमारा नॉर्मल टैक्स था, 5 लाख हमारा मैट था, तो 1 लाख हमने एक्स्ट्रा पे किए। तो वो जो हमने 1 लाख एक्स्ट्रा पे किए हैं दैट इज़ नोन एज मैट क्रेडिट, ठीक है। तो वो मैट क्रेडिट जो होता है दैट विल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 15 सक्सेसिव ईयर्स, ठीक है। तो 15 साल तक हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इट विल बी अवेलेबल इन द नेक्स्ट सक्सेसिव 15 ईयर्स व्हेन नॉर्मल टैक्स विल बी हायर देन मैट। तो जब हमारा नॉर्मल टैक्स इनकम टैक्स हायर होगा मैट से, तो जब वो अमाउंट एडजस्ट हो जाएगी। अब हम कुछ और प्रोविजंस देख लेते हैं मैट के। तो सबसे पहले आता है एप्लीकेबिलिटी। तो ये कहाँ मैट किन किन कंपनीज पर एप्लीकेबल है, तो किसी भी इंडियन कंपनी पर इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी हैविंग इट्स पीई यानी प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। तो कोई भी इंडियन कंपनी पर, कोई भी फॉरेन कंपनी जिसका पीई इंडिया में है, या फिर किसी भी कंपनी विच एक्सचेंजेस फॉरेन करेंसी इनटू डोमेस्टिक करेंसी। तो जो फॉरेन एक्सचेंज में जो कंपनीज डील करती हैं उन पर ही। तो 3 टाइप्स की कंपनीज पर मैट एप्लीकेबल है। नाउ द एग्जेम्पशंस ऑफ एप्लीकेबिलिटी। तो किन किन पर मैट एग्जेम्प्टेड है, मतलब नहीं लगता जिन कंपनीज पर, तो जितनी भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस हैं दे आर एग्जेम्प्टेड। अ फॉरेन कंपनी हुज पीई इज नॉट इन इंडिया। तो उन फॉरेन कंपनीज जिनका प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है, सो दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैट। डोमेस्टिक कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 115 BAA and 115 BAB
तो जो हमने इनकम टैक्स में जो स्पेशल डोमेस्टिक कंपनीज देखी थी, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मैट। उसके अलावा कंपनीज विच डज नॉट रिक्वायर टू रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, तो जिन कंपनीज को कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होने की नीड नहीं है। और उसके अलावा लास्ट पॉइंट आता है फॉरेन कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 44B, 44BB एंड 44BBB। तो वो इन एक्ट्स में जो फॉरेन कंपनीज रजिस्टर्ड हैं, दे आर ऑल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग मैट। Now the terms of applicability of MAT. Let's see. If income tax calculated is less than as computed under 115 JB, ठीक है, तो जो हमने इनकम टैक्स कंप्यूट किया, अगर वो कम है 115 JB के अंडर सेक्शन जो हमने मैट में कंप्यूट किया है उससे, तो बुक प्रॉफिट्स विल बी अज्यूम्ड एज टोटल इनकम। तो बुक प्रॉफिट्स को हम टोटल इनकम बुक प्रॉफिट्स को टोटल इनकम मानकर हम उस पर मैट का चार्ज लगाएंगे और टैक्स कैलकुलेट करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, जो भी ज़्यादा होगा दैट विल, तो अगर मैट ज़्यादा होगा तो फिर हम मैट पे करेंगे। रेट ऑफ टैक्स इज 15%, तो मैट के अंडर रेट कितना है 15%। ऑल द टोटल नॉर्मल लॉसेज लाइक डेप्रिसिएशन विल बी कैरी फॉरवर्ड इन द सेम वे, तो जितने भी लॉसेज हैं उन्हें हम सेम वे में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। और रिपोर्ट ऑफ सीए इज टू बी मेड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ बुक प्रॉफिट्स, ठीक है, तो सीए की रिपोर्ट का होना सबमिट होना इज मैंडेटरी विद इनकम टैक्स रिटर्न्स अलॉन्ग विद फॉर्म 29B, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर असेसमेंट ऑफ कंपनीज। तो एक बार हम इसे पूरा नोट्स के साथ रिवाइज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं रिविज़न। तो सबसे पहले हमने देखा था कंपनी के बारे में कुछ बातें, जैसे कंपनी इज इंक्लूडेड अंडर द टर्म पर्सन of Income Tax Act. A company has been defined as a juristic person having an independent and separate legal entity from its shareholders. Separate incentives and deductions are enjoyed by the company and its income tax is known as corporate tax. उसके बाद हमने देखी थी मीनिंग ऑफ अ कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 17 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो कंपनी का मीनिंग क्या है? तो सबसे पहले कोई भी इंडियन कंपनी, सेकंड पॉइंट पे एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड विद इन और आउटसाइड इंडिया एज पर द लॉज, तो यानी कोई भी फॉरेन कंपनी। और थर्ड पॉइंट था एनी एंटरप्राइज दैट असिस्ट टू बी अ कंपनी अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1922 और अंडर दिस एक्ट ऑन ईयर कमेंसिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1970 और बिफोर। तो यानी इनकम टैक्स एक्ट 1922 में जो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हैं या फिर जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 1970 में या उससे पहले, तो वो कंपनीज हैं। और लास्ट पॉइंट कहता है कि एनी एंटरप्राइज वेदर इंडियन और नॉट एंड इनकॉर्पोरेटेड और नॉट विच इज़ डिक्लेयर्ड एज अ कंपनी बाय द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ CBDT, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने अगर अपने ऑर्डर में डिक्लेयर कर दिया किसी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी, तो दैट विल बी अ कंपनी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो इसके बाद हमने देखा था रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो इसके 2 पॉइंट्स थे। अ कंपनी सेड टू बी द रेजिडेंट इन इंडिया इन एनी प्रीवियस ईयर इफ़ इट इज़ एन इंडियन कंपनी और इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज़ इन इंडिया इन दैट प्रीवियस ईयर, राइट। अगर दोनों में से या तो वो इंडियन कंपनी हो या फिर लास्ट ईयर उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ हो, इंडिया में, सो दैट विल बी कॉल्ड एज रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसका सेक्शन है सेक्शन 3 सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो सबसे पहले था कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। तो इसके 6 पॉइंट्स थे। अ कंपनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट और RBI एंड एटलीस्ट 40% शेयर्स आर हेल्ड विद और जॉइंटली और सेपरेटली बाय गवर्नमेंट और RBI। तो गवर्नमेंट के पास या RBI के पास या फिर साथ में 40% शेयर्स हों किसी कंपनी के, या फिर वो कंपनी गवर्नमेंट या फिर RBI में से किसी की हो। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो वो कंपनीज जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट के 2013 वाले में। नेक्स्ट इज कंपनी डिक्लेयर्ड एज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड कंपनी बाय CBDT। फिर था म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनी। और इसके बाद है
कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% ऑफ वोटिंग पावर इज़ हेल्ड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के पास एटलीस्ट 50% वोटिंग पावर हो। कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट कंपनी एंड इट्स शेयर्स आर लिस्टेड अंडर स्टॉक एक्सचेंज, जिसके स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड हो और वो प्राइवेट कंपनी ना हो। और कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी एंड एंड एटलीस्ट 50% और 40% इज इन केस ऑफ इंडस्ट्रियल कंपनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। तो ये थी हमारी कंपनीज इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। इसके बाद थी वाइडली हेल्ड कंपनी, तो ये वही कंपनी है जिनमें पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो ये दूसरा नेम है उनका। नेक्स्ट था क्लोजली हेल्ड कंपनीज, तो क्लोजली हेल्ड कंपनीज आर दोज कंपनीज इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, तो ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं। इसके बाद आती है डेफिनेशन इंडियन कंपनी की, तो इंडियन कंपनी का सेक्शन है सेक्शन 2 सबसेक्शन 26। सो एज पर दैट means a company registered under the Companies Act 1956 and includes a company formed under any other formal law or companies enforced in India, तो कोई भी पुराने लॉ के अकॉर्डिंग, इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड है। इसके 2 सब पॉइंट्स हैं, एनी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल, स्टेट और प्रोविंशियल एक्ट, और एनी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड टू बी अ कंपनी। उसके बाद बी पॉइंट में इन केस ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एनी लॉ बीइंग इन फोर्स एट दैट टाइम, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में जो लॉज हैं उन लॉज के अकॉर्डिंग जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हैं वो कंपनीज इंडियन कंपनीज कहलाएंगी। और सेम केस है हमारा यूनियन टेरिटरीज़ का, इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरीज़ ऑफ दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, अ कंपनी फॉर्म अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो उस टाइम वहाँ पर जो उस टाइम पर कंपनीज है, उस टाइम पे जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड हैं दे आर कॉल्ड एज इंडियन कंपनीज, राइट। तो इसके बाद हमने देखे थे इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स और लास्ट में हमने देखे थे प्रोविजंस ऑफ मैट। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेट मी शो यू जस्ट अ सेकेंड। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पेजेस का। Okay, so this is the last page. So this is it for assessment of companies. So I hope that all the points must be clear to you. So if you like the video, please hit the like and do subscribe. Okay, till then, goodbye and take care.